दोस्तों संपूर्ण भौतिक विज्ञान इस वीडियो में आपका कवर होने वाला है। 1991 से लेकर और 2021 तक जितने भी यूपीपी आरबी द्वारा एग्जाम हुए हैं और उन एग्जामों में भौतिक विज्ञान से जितने प्रश्न आए हैं दोस्तों सभी का संकलन इस सिंगल वीडियो में है। सारा भौतिक विज्ञान आपका रिवाइज होने वाला है, कंप्लीट होने वाला है। इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। तो दोस्तों बिना देरी करते हुए फिर शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है इसमें, ये देख सकते हो, वह उपकरण जिसे परिपथ में हमेशा श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है और इसके माध्यम से परिपथ के विद्युत प्रवाह को मापा जाता है, उसे क्या कहते हैं दोस्तों? चार ऑप्शन आपके सामने हैं, कमेंट्स बॉक्स में राइट आंसर बताइए। ये यूपीएसआई 2021 में आया था, सिर्फ थर्ड में आप देख सकते हो दोस्तों। इसका राइट आंसर है एमीटर। ठीक है, अब इसकी कुछ डिटेल्स भी है। एमीटर एक ऐसा उपकरण है जिसका उपयोग परिपथ में धारा को मापने के लिए किया जाता है। यह आमतौर पर एक परिपथ में श्रेणी क्रम में जुड़ा होता है। इसे ऐसा इसलिए है क्योंकि जब उपकरण श्रेणी क्रम में जुड़े होते हैं तो धारा समान रहती है तथा एमीटर का प्रतिरोध कम होता है, क्योंकि क्रम में अतिरिक्त प्रतिरोध जोड़ने पर रीडिंग बदल जाती है और इसका प्रतिरोध कम होने के कारण इसे बहुत कम प्रतिरोध वाला गैल्वेनोमीटर भी कहा जाता है। दोस्तों प्रश्न नंबर 2 पर आ जाते हैं। जिस तापमान पर वायु में जलवाष्प संघनित होना शुरू कर देती है, ये दोस्तों जलवाष्प जो है संघनित होना शुरू कर देती है, उसे क्या कहते हैं? इसका दोस्तों राइट आंसर है ओसांक, डे पॉइंट। ठीक है, राइट आंसर ओसांक। इसकी डिटेल देख लेते हैं। जिस तापमान पर वायु में जलवाष्प संघनित होना शुरू हो जाता है उसे ओसांक कहते हैं। जब आर्द्रता धरातल के ऊपर हवा में संघनन केंद्रकों पर संघनित न होकर ठोस वस्तु जैसे पत्थर, घास तथा पौधों की पत्तियों की ठंडी सतहों पर पानी की बूंदों के रूप में जमा होती है, उसे ओस कहते हैं। ओस के बनने के लिए आवश्यक है कि ओसांक जमाव बिंदु से ऊपर हो। वायु की सापेक्ष आर्द्रता को हाइग्रोमीटर से नापा जाता है। एक क्वेश्चन और ये मिल गया आपको। क्वेश्चन नंबर तीसरा है दोस्तों, ये देख सकते हो। वर्षा को मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है, जिसमें वर्षा के पानी का इकट्ठा करने के लिए शीर्ष एक फनल के साथ मापने वाला सिलेंडर होता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ए, रेन गेज। इसकी डिटेल्स पढ़ लेते हैं। वर्षा के मापने के लिए रेन गेज का उपयोग किया जाता है। पायरानोमीटर एक प्रकार का एक नोमीटर है जिसका उपयोग एक तलीय सतह पर सौर विकिरण को मापने के लिए किया जाता है दोस्तों। एक और क्वेश्चन बन गया। पायरानोमीटर जो है सौर विकिरण को मापने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। एनीमोमीटर को दोस्तों वायु के वेग को मापा जाता है। इससे आपके दो क्वेश्चन बन गए। पायरानोमीटर जो है सौर विकिरण को मापता है, एनीमोमीटर वायु के वेग को मापता है। अब दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, ये यूपीएसआई 2021 में आया है दोस्तों। एक प्रकाश वर्ष क्या मापता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, बहुत बार एग्जाम में पूछ लिया गया है। इसका राइट आंसर दोस्तों ये एक प्रकाश वर्ष दूरी को मापता है। इसकी डिटेल्स देख लेते हैं कुछ दोस्तों। अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ के अनुसार एक प्रकाश वर्ष वह दूरी है जो प्रकाश अपने निर्वात में एक वर्ष में पूरा कर लेता है। जो प्रकाश अपने निर्वात में एक वर्ष में पूरा कर लेता है, यह इकाई मुख्यतः लंबी दूरियों या दो तारों या गैलेक्सियों जैसे अन्य खगोलीय वस्तुओं के बीच की दूरी मापने में प्रयोग की जाती है। इसकी अधिकतम इकाई अधिमान्य इकाई पारसिक है। ठीक है, एक प्रकाश वर्ष जो होता है 0.3066 पारसिक के बराबर होता है। दोस्तों पांचवा प्रश्न देख लेते हैं। निम्नलिखित में से किस पदार्थ को मानव शरीर में सबसे कठोर पदार्थ माना जाता है, जो कैल्शियम फास्फेट से निर्मित होता है और जल में नहीं घुलता है? दोस्तों इसका राइट आंसर है टूथ एनिमल, दंत वल्क इसे कहते हैं। ठीक है, अब इसकी कुछ डिटेल्स देख लेते हैं। ये देख सकते हो दोस्तों, मानव शरीर में सबसे कठोर पदार्थ दंत वल्क है। यह दांतों की सुरक्षा करता है और एक कठिन आवरण के रूप में कार्य करता है। इन्हीं एडिनोसिन ट्राइफास्फेट विशिष्ट एक यौगिक है जो सभी सजीव कोशिकाओं में ऊर्जा का वाहक एवं संग्राहक है। यह एक कार्बनिक यौगिक है। प्रकृति में इसकी संख्या 10 लाख से भी अधिक है। न्यूक्लियो टाइड एक न्यूक्लियोसाइड्स फास्फेट समूह से मिलकर बने अणु हैं। डीएनए और आरएनए के बुनियादी निर्माण खंड में है। देख सकते हो डीऑक्सी राइबो न्यूक्लियस डीएनए का दोस्तों पूरा नाम होता है। ये भी पूछ लिया जाता है। अणुओं का एक समूह है जो माता पिता में वंशानुगत गुणों या आनुवांशिक जानकारी को उनके संतानों तक ले जाने और स्थानांतरित करने के लिए जिम्मेदार होता है। ठीक है, नेक्स्ट दोस्तों चलते हैं 6 क्वेश्चन पर। निर्यात तत्पर सूचकांक किसके द्वारा जारी किया जाता है? दोस्तों इसका राइट आंसर है डी, नीति आयोग के द्वारा। निर्यात तत्परता सूचकांक नीति आयोग द्वारा जारी किया जाता है। नीति आयोग प्रतिस्पर्धात्मक सूचकांक रिपोर्ट 2020 में गुजरात ने टॉप किया था। ये आपके काम के नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7 पर द्रव या गैस में निलंबित छोटे कणों की टेढ़ी मेढ़ी जिगजैग गतिविधि को क्या कहे जाते हैं? दोस्तों ब्राउनी गति बोलते हैं। जिगजैग टेढ़ी मेढ़ी वाली गतिविधि को ब्राउनी गति कहते हैं। ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। इसके डिटेल्स देख लेते हैं।
द्रव या गैस में निलंबित छोटे कणों की टेढ़ी मेढ़ी गतिविधि को ब्राउनी गति कहते हैं। ये कण तल के तीव्रगामी कणों से टकराकर टेढ़ी मेढ़ी गति करते हैं। वनस्पति शास्त्र रॉबर्ट ब्राउन के नाम पर इसे ब्राउनी गति कहा गया है, क्योंकि इस घटना का 1927 में पहली बार इन्होंने ही उल्लेख किया था। दो या दो से अधिक पदार्थों का स्वतः एक दूसरे से मिलकर समांगी मिश्रण बनने की प्रक्रिया को विसरण कहते हैं। दोस्तों एक और प्रश्न बन गया, एक दूसरे से मिलकर समांगी मिश्रण बनाने की क्रिया को विसरण कहते हैं। दो भिन्न सांद्रता वाले घोलों के बीच होने वाली एक विशेष प्रकार के विसरण क्रिया जो एक अर्ध परागमीय झिल्ली के द्वारा होती है उसे परासरण कहते हैं। ये दो प्रश्न और आपके बन गए इस डिटेल से। दोस्तों नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 8वां। क्वेश्चन नंबर 8 है दोस्तों, वह प्रक्रिया जिसके द्वारा वायु में जलवाष्प जल की बूंदों में परिवर्तित हो जाती है उसे क्या कहते हैं? दोस्तों उसे संघनन कहते हैं। इंग्लिश में कंडेंसेशन कहते हैं इसे। इसका राइट आंसर दोस्तों बी है। इसके डिटेल्स देख लेते हैं। जब जलवाष्प पुनः पानी में बदल जाती है तो इस प्रक्रिया को संघनन कहते हैं। दोस्तों ओस जो था वो ओस और संघनन में क्या डिफरेंस है डिटेल्स में बताइए, कमेंट बॉक्स में बताइए। कहा जाता है हवा में विभिन्न कारणों से जब ताप या ऊष्मा की मात्रा कम हो जाती है तो संघनन प्रक्रिया शुरू होती है। अब नेक्स्ट है दोस्तों, वाष्पीकरण के फलस्वरूप क्या होता है? वाष्पीकरण के फलस्वरूप दोस्तों शीतलता आती है। आंसर नंबर डी कूलिंग। जब वाष्पीकरण होगा तो शीतलता जाहिर सी बात आएगी। ठीक है, वाष्पीकरण के फलस्वरूप शीतलता होती है क्योंकि इस प्रक्रिया में ऊष्मा ऊर्जा की आवश्यकता होती है। तरल से गैसों में परिवर्तित होने पर अणुओं द्वारा ऊर्जा को अवशोषित कर लिया जाता है और इससे मूल सतह पर शीतलता होती है। गर्मी के दिनों में पसीने के वाष्पीकरण से महसूस होने वाली ठंडक शीतलता का उदाहरण ही है। अब दोस्तों क्वेश्चन नंबर 10वां देख लेते हैं। वायुमंडल, ये देख सकते हो दोस्तों, वायुमंडल के ऊर्ध्व तापन की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? दोस्तों संवहन कहते हैं। वायुमंडल के ऊर्ध्व तापन की प्रक्रिया को, ये देख सकते हो, ऐसे ही क्वेश्चन आ जाएगा, इसे संवहन कहते हैं। दोस्तों डिटेल्स देख लेते हैं। पृथ्वी के संपर्क में आई वायु गर्म होकर धाराओं के रूप में लंबवत उठती है और वायुमंडल में तापमान का संचरण करती है। वायुमंडल के लंबवत तापमान की यह प्रक्रिया संवहन कहलाती है। जब वायुमंडल की निचली परत भौमिक विकिरण से गर्म होती है तो वायु फैल जाती है, जिससे उसका घनत्व कम हो जाता है और वह ऊपर उड़ जाती है। उस ऊपर की ठंडी हवा उसका स्थान लेकर नीचे आ जाती है। दोस्तों ये 2021 में ही आया हुआ प्रश्न था। अब 11वां प्रश्न देख लेते हैं। ठोस पदार्थों में उष्मांतरण उष्मा हस्तांतरण की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? दोस्तों चालन कहते हैं। ठोस पदार्थों में उष्मांतरण प्रक्रिया को डिटेल्स देख लेते हैं। ठोस पदार्थों में उष्मांतरण उष्मा हस्तांतरण की प्रक्रिया को चालन के रूप में जाना जाता है। उदाहरण के लिए धातु के राड के एक सिरे को गर्म करने पर हमें दूसरे छोर पर गर्म का अनुभव होता है। दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न है, गोलाकार दर्पण की परावर्तक सतह के केंद्र क्या कहा जाता है? गोलाकार दर्पण की परावर्तक सतह के केंद्र को दोस्तों क्या कहते हैं? इसका राइट आंसर है सी दोस्तों, ध्रुव कहते हैं उसे। अब इसकी डिटेल्स देख लेते हैं दोस्तों। गोलाकार दर्पण की परावर्तक सतह के केंद्र को ध्रुव कहा जाता है और एक गोलाकार दर्पण एक दर्पण है जिसकी परावर्तन सतह कांच के एक खोखले क्षेत्र का एक हिस्सा है। दर्पण का एक पक्ष अच्छी तरह से पालिश और परावर्तनीय होता है और दर्पण का दूसरा पक्ष अपरावर्तनीय अक्सर लाल रंग का होता है। और गोलाकार दर्पण दो प्रकार के होते हैं, उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण। गोलाकार दर्पण द्वारा निम्नलिखित छवि वस्तु की स्थिति पर निर्भर करती है। ठीक है, अब नेक्स्ट 13वां प्रश्न, नैदानिक थर्मामीटर द्वारा मापे जाने वाला मानव शरीर का औसत सामान्य तापमान क्या होता है? दोस्तों डी 37 डिग्री सेल्सियस। सेल्सियस तो दोस्तों फ़ारेनहाइट में अंतर समझ लो। 37 डिग्री सेल्सियस तो नॉर्मल होता है और 98.6 के करीब जो है वो फ़ारेनहाइट में होता है। दोस्तों नैदानिक क्लिनिकल थर्मामीटर द्वारा मापे जाने वाला मानव शरीर का औसत तापमान 37 डिग्री सेल्सियस होता है। दोस्तों 98.6 जो नॉर्मल होता है, बाकी इससे ऊपर अगर आएगा 99 या 100 होगा तो आपको डॉक्टर बुखार कह देगा कि भाई बुखार हो गया है। अब नेक्स्ट है, कणों की तरंग प्रकृति किसने स्थापित की है? कणों की तरंग प्रकृति किसने विस्थापित की? आपने 12th में पढ़ा होगा, एक पूरा ही इस पर चैप्टर था। राइट आंसर है डी ब्रोगली। अब इसका डिटेल्स देख लेते हैं दोस्तों। कणों की प्रकृति तरंग प्रकृति की परिकल्पना डी ब्रोगली द्वारा स्थापित की गई है, जिसे डी ब्रोगली सिद्धांत के रूप में जाना जाता है। इस सिद्धांत के अनुसार सभी पदार्थों में तरंगों जैसे प्रकृति होती है और उनकी तरंग दैर्ध्य उनके आवेग के व्युत्क्रमानुपाती तथा आवृत्ति उसकी गतिज ऊर्जा के समानुपाती होती है। अन्य शब्दों में इलेक्ट्रॉन तरंग की भांति व्यवहार करता है और इसकी तरंग दैर्ध्य को गति ऊर्जा से नियंत्रित कर सकते हैं। ठीक है, अब दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है 45वां। चुंबकीय चालक घनत्व की इकाई क्या होती है? इसका दोस्तों राइट आंसर है बी टेस्ला। चुंबकीय चालक घनत्व इकाई, बहुत वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों।
चुंबकीय चालक घनत्व का मात्रक टेस्ला होता है, प्रतीक टी होता है उसका। अर्ग-सीजीएस पद्धति के अंतर्गत ऊर्जा का मात्रक होता है। एक और क्वेश्चन मिल गया, अर्ग-सीजीएस पद्धति में ये ऊर्जा का मात्रक होता है। चुंबकीय चालक का टेस्ला होता है। न्यूटन बल का मात्रक होता है। तीसरा क्वेश्चन मिल गया, 1 किलोग्राम के पिंड को 1 मीटर प्रति सेकंड गति के त्वरित करने के लिए आवश्यक बल की मात्रा को 1 न्यूटन कहा जाता है। दोस्तों ये भी देख सकते हो 1 न्यूटन किसे कहा जाता है। 1 किलोग्राम के पिंड को 1 मीटर प्रति सेकंड गति से त्वरित करने के लिए आवश्यक बल की जो मात्रा होती है न्यूटन कहते हैं। वेबर चुंबकीय फ्लक्स का एसआई पद्धति में मात्रक है, ये देख सकते हो दोस्तों। चुंबकीय फ्लक्स का वेबर, चुंबकीय चालक घनत्व का टेस्ला होता है दोस्तों। एसआई पद्धति में मात्रक 1 टेस्ला बराबर 1 वेबर पर मीटर स्क्वायर होता है। अब एम्पेयर का मात्रक क्या है, तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। विद्युत धारा का मात्रक होता है एम्पियर। यूपीएसआई एएसआई 2018 में आया था। आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं, इसका मात्रक एम्पियर होता है। कूलाम प्रति सेकंड की दर से प्रवाहित विद्युत आवेश को 1 एम्पियर धारा कहे जाते हैं। 1 कूलाम प्रति सेकंड की दर से प्रवाहित विद्युत आवेश को 1 एम्पियर कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 दोस्तों देख सकते हो, ध्रुवों का घनत्व मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है। दोस्तों राइट आंसर है पिक्नोमीटर, ध्रुवों का घनत्व मापने के लिए, ठीक है। ये देख सकते हो ध्रुवों का घनत्व मापने के लिए पिक्नोमीटर का उपयोग किया जाता है। अब और देख लेते हैं एनीमोमीटर दोस्तों, वायु वेग। और यूडियोमीटर दोस्तों ये लिख लेना आप एक व्हाइट पेपर पर। गैस के मिश्रण का आयतन परिवर्तन मापा जाता है दोस्तों, यूडियोमीटर। पिक्नोमीटर द्रव का घनत्व मापा जाता है। बेवामीटर मिट्टी का यांत्रिक गुणांक मापा जाता है दोस्तों, ये नहीं मिलेंगे आप किसी भी बुक्स में। अब नेक्स्ट दोस्तों, शक्ति की भौतिक मात्रा की विमा क्या है। दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको ये रट लेना है बिल्कुल। अब इससे विमा बना भी सकते हो। आपको शक्ति आपको पता है कार्य बटे समय होता है, और कार्य का आप फॉर्मूला बल गुणा विस्थापन होता है बटे समय। mlt-2 गुणा L बटे टी, ml² t-3। ये सिंपल भी आप याद कर सकते हो, ऐसे भी आप बना सकते हो, ठीक है। अब नेक्स्ट देख लेते हैं दोस्तों, दृष्टि वैषम्य को किस लेंस के प्रयोग से दूर किया जाता है। इसका राइट आंसर दोस्तों भी बेलनाकार लेंस से, ठीक है। अब इसकी कुछ डिटेल्स देख लेते हैं दोस्तों। आँख के कॉर्निया में लेंस के अनियमित आकार से दृष्टि वैमनस्य उत्पन्न होता है। यह दोष नेत्र में क्षैतिज या ऊर्ध्वाधर वक्रता में अंतर आ जाने के कारण उत्पन्न होता है। इसमें नेत्र क्षैतिज दिशा में तो ठीक देख पाता है, परंतु ऊर्ध्व मतलब ऊपर ठीक में नहीं देख पाता है, या फिर नेत्र ऊर्ध्व दिशा में ठीक देख पाता है, ऊपर तो ठीक देख पाता है परंतु क्षैतिज दिशा में ठीक नहीं देख पाता। इसको दूर करने के लिए बेलनाकार लेंस का प्रयोग किया जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, आपको डिटेल्स भी देकर आपसे पूछ सकता है। अब नेक्स्ट है दोस्तों, फ्रैंक व्हिटल द्वारा निम्न में से किसका आविष्कार किया गया है। इसका दोस्तों राइट आंसर है डी, जेट इंजन का। इसकी डिटेल्स देख लेते हैं। ये यूपीपी कांस्टेबल 2018 में आया था। जेट इंजन का आविष्कार फ्रैंक व्हिटल ने किया था। जेट इंजन रॉकेट के रेखीय संवेग के संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है। जेट इंजन आसपास की वायु को ईंधन के रूप में उपयोग करता है। आधुनिक विमानों में जेट इंजन का उपयोग दोस्तों किया जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, फ्रैंक व्हिटल आपको याद रखना है। दांतों की वर्धांतता छवि को देखने के लिए दंत चिकित्सक द्वारा किसका उपयोग किया जाता है। जब आप किसी डॉक्टर के पास जाते हो दांतों वाले के, तो वो आपके अंदर आपके दांतों के अंदर एक दर्पण डाल देता है, उससे क्या कहते हैं, अवतल दर्पण। इसका राइट आंसर है ए। दांतों की वर्धित इन्लार्ज्ड छवि को देखने के लिए दांतों के चिकित्सकों द्वारा अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। इसके अलावा मोटर गाड़ियों की हेडलाइटों में भी अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। दूसरा क्वेश्चन मिल गया आपको, जब कि उत्तल दर्पण मोटर गाड़ियों की साइड में लगे होते हैं, मोटर गाड़ियों की साइड देखने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। सहायता से गाड़ी ड्राइवर अपने पीछे की गाड़ी को देख सकता है। इसके अलावा स्ट्रीट लाइटों में भी उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट 222वां क्वेश्चन देख लेते हैं। भारतीय वैज्ञानिक एवं भौतिक विज्ञान के प्रोफेसर ने संगीत के प्रति अपने गहरे प्यार के कारण वर्ष 1921 में लंदन की रॉयल सोसाइटी के समक्ष तार के संगीत उपकरणों के सिद्धांत पर शोध पत्र प्रस्तुत किया था। दोस्तों इसका राइट आंसर सीवी रमन। कमेंट बॉक्स में बताइए सीवी रमन को कब नोबेल से नवाजा गया था। सर इसकी डिटेल देख लेते हैं। सर सीवी रमन को 1921 में लंदन के रॉयल सोसाइटी के समक्ष तार के संगीत उपकरणों के सिद्धांत पर आधारित अपना शोध पत्र प्रस्तुत किया था। ध्वनि के कंपन और कार्यों पर भी इसके अल्प समय तक कार्य किया था। प्रकाश के प्रकीर्णन पर उत्कर्ष कार्य के लिए इन्हें 1930 में नोबेल पुरस्कार, भौतिक विज्ञान में नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था। इनकी इसी खोज के उपलक्ष्य में 28 फरवरी को दोस्तों राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। 28 फरवरी को क्या मनाया जाता है ये भी पूछ सकता है। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है। प्रकाश वर्ष किसका मापन है, पहले ही हम पढ़ चुके हैं, दूरी का मापन है।
प्रकाश वर्ष दूरी का मापन है, एक प्रकाश वर्ष निर्वात में प्रकाश के एक वर्ष में चली गई दूरी। एक प्रकाश वर्ष से ये पूछ लिया जाता है, इसे लिख लो 9.46 × 10⁻15 मीटर कहते हैं। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 24, निम्नलिखित में से कौन सा एक वैज्ञानिक होने के साथ साथ एक महान उद्योगपति भी थे जिन्होंने भारत में कई उद्योग स्थापित किए थे? दोस्तों विक्रम साराभाई ये जो थे एक वैज्ञानिक होने के साथ एक उद्योगपति भी थे। डॉक्टर विक्रम साराभाई भारत के अंतरिक्ष वैज्ञानिक थे। उन्होंने अंतरिक्ष अनुसंधान के क्षेत्र में भारत को अंतर्राष्ट्रीय मानचित्र पर स्थान दिलाया। डॉक्टर विक्रम साराभाई सृजनशील वैज्ञानिक, सफल और दूरदर्शी उद्योगपति, उच्च कोटि के प्रवर्तक, महान संस्था निर्माता, उत्कर्ष शिक्षाविद तथा कला पर थे। इन्हें विज्ञान और अभियांत्रिकी में 1966 में पद्म भूषण प्रदान किया गया था। अब दोस्तों क्वेश्चन नंबर 25 देख लेते हैं। फ़ारेनहाइट में जल का क्वथनांक कितना होता है? दोस्तों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 212 होता है। फ़ारेनहाइट में जल का क्वथनांक पूछ लिया जाता है, ये 212 होता है। ठीक है, जल का क्वथनांक। अब जल का क्वथनांक सेंटीग्रेड में 99.947 डिग्री सेल्सियस होता है। अब केल्विन में 373.127 केल्विन होता है। फ़ारेनहाइट में 211.95 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। अब नेक्स्ट दोस्तों 26वां का प्रयोग हवा के बल और वेग को मापने के लिए किया जाता है। दोस्तों एनीमोमीटर, पहले ही हम बता चुके हैं आपको कि एनीमोमीटर का उपयोग हवा के बल और वेग को मापने के लिए किया जाता है। कुछ अन्य राशियां आप देख सकते हो। स्पीडोमीटर का उपयोग वाहनों का वेग मापने के लिए किया जाता है। इलेक्ट्रोमीटर दूध का विशिष्ट घनत्व मापने के लिए, थर्मामीटर ताप मापने के लिए और एनोमीटर पवन वेग को मापने के लिए प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट दोस्तों विद्युत का सबसे अच्छा चालक क्या है? उसके राइट आंसर है सी, कॉपर। दोस्तों लोहा, सिलिकॉन, कॉपर, दोस्तों कॉपर से भी अच्छा चांदी है, परंतु चांदी कौन लगाई, इतनी महंगी है। परंतु इनमें 4 ऑप्शन दिए गए, इनमें आपको बताना है। इसका राइट आंसर है कॉपर। दोस्तों लोहा, सिलिकॉन, कॉपर तथा सिरामिक। लोहा सिरामिक में से तांबा विद्युत का सबसे अच्छा चालक होता है। चांदी तांबे से भी अधिक सुचालक होती है, लेकिन अधिक महंगी होने के कारण यह अधिक उपयोगी नहीं होती है। दोस्तों अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 28वां। अंतरिक्ष में भेजा गया प्रथम उपग्रह था? तो आर्यभट्ट था। अंतरिक्ष में प्रथम उपग्रह आर्यभट्ट भेजा गया था। 19 अप्रैल 1975 को भारत का प्रथम स्वदेशी निर्मित उपग्रह आर्यभट्ट का प्रक्षेपण पूर्व सोवियत संघ के बैकानूर अंतरिक्ष केंद्र से कास्मायान द्वारा किया गया था। इसका वजन 360 किलोग्राम था। इस अभियान के 3 प्रमुख लक्ष्य थे: वायु विज्ञान प्रयोग, सौर भौतिक का प्रयोग एवं एक्स किरण खगोलीय के प्रयोग। जैसे ध्वनि मापने की इकाई क्या होती है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों, डेसिबल होती है। अब इसकी डिटेल्स देख लेते हैं दोस्तों। ध्वनि की मापन इकाई डेसिबल है, जबकि कैलोरी की ऊष्मा है दोस्तों न्यूटन की, बल की न्यूटन है। ताप की फ़ारेनहाइट है दोस्तों, मापने का एक स्केल पैमाना है। नेक्स्ट दोस्तों अंटार्कटिका जाने वाले प्रथम भारतीय दल के प्रभारी थे दोस्तों, ये डॉक्टर एस.जे. कासिम थे। अंटार्कटिका जाने वाले प्रथम भारतीय दल के प्रभारी, तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसकी कुछ डिटेल्स देख लेते हैं दोस्तों। अंटार्कटिका जाने वाले प्रथम भारतीय दल के प्रभारी डॉक्टर एस.जे. कासिम, सैयद जहूर कासिम थे। ये एक भारतीय समुद्री विज्ञान शास्त्री थे। इन्होंने अंटार्कटिका अन्वेषण के नेतृत्वकर्ता के रूप में भारत की मदद की तथा 1981 से 1988 के मध्य 7 अन्य अन्वेषण अभियानों को निर्देशित किया। इन्होंने 1991 से 96 तक योजना आयोग के सदस्य के रूप में भी कार्य किया था। एक प्रोफेसर के रूप में उन्होंने अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय, अन्नामलाई विश्वविद्यालय, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मद्रास तथा जामिया मिलिया इस्लामिया विश्वविद्यालय में अपना योगदान दोस्तों दिया था। नेक्स्ट 31 में देख लेते हैं। रेफ्रिजरेटर में कौन सा गैस द्रव का उपयोग किया जाता है? दोस्तों अमोनिया का उपयोग किया जाता है। ये हमारे वायुमंडल को बहुत ही नुकसान देती है, जो ओजोन परत है दोस्तों, इन्हीं के कारण क्षरण हो रही है। अब देख लेते हैं। प्रशीतक रेफ्रिजरेटर में वाष्पीकरण द्वारा ठंडक उत्पन्न की जाती है। इसमें द्रव के रूप में अमोनिया गैस का प्रयोग होता है तथा तांबे की एक वाष्पन कुंडली में फ्रीयान गैस भरा होता है, जो वाष्पीकृत होकर रेफ्रिजरेटर में ठंडक उत्पन्न करता है। नेक्स्ट दोस्तों 32वां क्वेश्चन देख लेते हैं। ऊर्जा में भरपूर प्रकाश के लिए एलईडी बल्ब, एलईडी या वर्तमान तकनीकी में एलईडी का विस्तारित रूप है। एलईडी का विस्तारित रूप क्या है दोस्तों? इसमें 4 ऑप्शन है। इसका दोस्तों राइट आंसर है सीमा लाइट इमिटिंग डायोड। ठीक है, अब दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न पर आ जाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, पहले इसकी दोस्तों डिटेल्स देख लेते हैं एलईडी की। एलईडी का पूरा नाम लाइट इमिटिंग डायोड है। प्रकाश उत्सर्जन डायोड एक अर्धचालक डायोड होता है, जिसमें विद्युत धारा प्रवाहित करने पर प्रकाश उत्सर्जन करता है। एलईडी कई प्रकार की होती है। इसमें मिनिएचर, फ्लैशिंग, हाई पावर, अल्फा न्यूमेरिक, वहवर्णी और ओएलईडी प्रमुख है। बीएमआई की गणना के सूत्र क्या है दोस्तों? वजन किलोग्राम में, लंबाई स्क्वायर मीटर स्क्वायर में। ये देख सकते हो। इसकी कुछ डिटेल्स है। बीएमआई बॉडी मास इंडेक्स अर्थात शरीर द्रव्यमान सूचकांक, ये इस बात को स्पष्ट करता है कि शरीर का भार उसके लंबाई के अनुपात में ठीक है या नहीं है। ये बीएमआई से मापा जाता है। बीएमआई वजन किलोग्राम में, लंबाई का स्क्वायर या मीटर स्क्वायर में। दोस्तों बीएमआई सामान्य स्थिति देख सकते हैं। सामान्य
से कम वजन 18.5 सामान्य। ये तुम अपना भी BMI निकाल सकते हो कि आपके वजन कितना है और आपकी लंबाई कितनी है, ये BMI आ जाएगा। ये कुछ डाटा निकल कर आएगा आपका, तो बता सकते हो कि ये क्या 18.5 से 24.9 सामान्य होता है, 18.5 सामान्य से कम वजन होता है, 25 से 29.9 सामान्य से अधिक वजन होता है, 30 से 34.9 मोटापा होता है, 35 से 39.9 अति मोटापा होता है और 40 में स्वस्थ मोटापा होता है। ये आपको मीटर का स्क्वायर करना है और आपका वजन किलोग्राम में लेना है। जो भी डाटा आएगा इससे आपको कंपेयर करना है और आपको पता लग जाएगा कितने मोटा है कितना नहीं हो। इसका आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो दोस्तों। नेक्स्ट 34 में चलते हैं। प्रयुक्त किताब 2 वर्ष के लिए शेल्फ पर बनी रही जब तक उसे हटाया नहीं गया था। यह किसका एक उदाहरण है दोस्तों? न्यूटन की गति के प्रथम नियम का उदाहरण है ये। ठीक है, एक किताब 2 वर्ष तक रखी रही शेल्फ पर। अब इसका राइट आंसर है 3। इसकी डिटेल्स लिख लेते हैं। न्यूटन के प्रथम नियम के अनुसार कोई स्थिर वस्तु तब तक स्थिर रही जब तक उस पर कोई बाह्य बल आरोपित न हो जाए। तो स्पष्ट है कि कोई भी वस्तु कितनी भी वर्षों तक वहीं पड़ी रहे तब तक उसे हटाया नहीं जाएगा। नेक्स्ट दोस्तों, मैं दीवार पर मारने के लिए एक गेंद फेंकता हूँ और वह वापस मेरे पास आ जाती है। ये किस नियम का उदाहरण है? ये दोस्तों क्रिया प्रतिक्रिया का उदाहरण है। ये देख सकते हो। मैं दीवार पर मारने के लिए एक गेंद फेंकता हूँ और वह वापस मेरे पास आ जाती है। यह न्यूटन की गति के तृतीय नियम का उदाहरण है। न्यूटन का तृतीय नियम क्रिया प्रतिक्रिया का नियम है। इसके अनुसार प्रतिक्रिया के बराबर परंतु विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होती है। जैसे बंदूक की गोली निकलने पर व्यक्ति को पीछे की तरफ धक्का लगता है, नाव से किनारे कूदने पर नाव का पीछे की ओर हटना आदि है। अब नेक्स्ट है दोस्तों, परमाणु के नाभिक के अंदर कौन सा कण होता है? इसका राइट आंसर है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है नाभिक के अंदर। नाभिक के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है। ये है तुम्हारा नाभिक, ये है इसका केंद्रक और यहाँ पे दोस्तों इलेक्ट्रॉन घूमते रहते हैं। ठीक है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन अंदर रहते हैं। परमाणु के केंद्र में एक नाभिक की खोज रदरफोर्ड ने की थी नाभिक की। ये भी पूछ लिया जाता है आपसे, जिसमें धनावेशित प्रोटॉन व उदासीन न्यूट्रॉन अवस्थित होते हैं जबकि ऋणावेशित इलेक्ट्रॉन होते हैं। ये न्यूट्रॉन उदासीन होते हैं। नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। इलेक्ट्रॉन या द्रव्यमान नगण्य होने के कारण परमाणु का समस्त द्रव्यमान उसके नाभिक में ही केंद्रित रहता है। ठीक है, अब नेक्स्ट डेसिबल इकाई है दोस्तों। ध्वनि की तीव्रता की इकाई डेसिबल होती है। इसकी डिटेल्स देख लेते हैं। ध्वनि की तीव्रता की मापन इकाई डेसिबल है। इसे डीबी से प्रदर्शित किया जाता है। मनुष्य के कान 0 डेसिबल से अधिक और 180 डेसिबल तक के शोर का सामना कर सकते हैं। सामान्य बातचीत में ध्वनि की तीव्रता 60 डेसिबल तक होती है। नेक्स्ट, प्रतिध्वनि उत्पन्न होने का कारण है ध्वनि का। राइट आंसर सी, ध्वनि का परावर्तन। दोस्तों आप बंद कमरे में जैसे आवाज़ मारते हो तो ध्वनि वापस से दीवार से टकरा कर तुम्हारे पास आती है, तो प्रतिध्वनि कहा उसे ध्वनि का परावर्तन कहा जाता है। प्रतिध्वनि उत्पन्न होने का प्रमुख कारण ध्वनि का परावर्तन है। जब ध्वनि तरंग दूरी स्थित किसी टावर या पहाड़ से टकराकर परिवर्तित होती है तो इस परावर्तित ध्वनि को प्रतिध्वनि कहते हैं। सर्वोत्तम विद्युत चालक होता है दोस्तों चांदी। मैंने आपसे पहले भी बताया था। ठीक है, दूसरे नंबर पर आप तांबे को कह सकते हो, परंतु अगर चांदी नहीं हो तो फर्स्ट नंबर पर तांबा ही होगा। ऐसी धातु जिसमें ऊष्मा और विद्युत का प्रवाह आसानी से हो जाता है सुचालक धातुएं कहलाती हैं। चांदी विद्युत का सबसे सुचालक है। धातुओं के विद्युत चालकता के अनुसार घटता क्रम इस प्रकार है: चांदी, तांबा, एल्यूमिनियम और टंगस्टन। नेक्स्ट दोस्तों, सौर ऊर्जा का स्रोत क्या है? ठीक है, इसका दोस्तों राइट आंसर है ए, नाभिकीय संलयन सौर ऊर्जा का स्रोत है। क्योंकि आपको पता ही होगा, ये देख सकते हो आप डिटेल्स। सौर ऊर्जा का स्रोत नाभिकीय संलयन है। जब दो हल्के नाभिकीय संलयित होकर एक बड़े नाभिक का निर्माण करते हैं तब यह प्रक्रिया नाभिकीय संलयन कहलाती है। इस प्रक्रिया में अपार ऊर्जा नियुक्त होती है। 1s2 + 1s2 = 2He प्लस ऊर्जा ये निकलती है दोस्तों। अब 41 में देख लेते हैं। वेरी लाइट पिस्टल का प्रयोग रात में किस लिए किया जाता है? इसका दोस्तों राइट आंसर है डी, किसी स्थल को कुछ देर के लिए प्रकाशित करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है वेरी लाइट का। वेरी लाइट पिस्टल का प्रयोग रात में किसी स्थल को कुछ देर के लिए प्रकाशित करने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट है दोस्तों 42वां, अन्वेषण के दौरान झूठ पकड़ने के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है? दोस्तों इन सभी का उपयोग किया जाता है। नार्को टेस्ट का, पॉलीग्राफ टेस्ट का और ब्रेन मैपिंग टेस्ट का उपयोग किया जाता है। कुछ डिटेल्स इसकी देख लेते हैं। अन्वेषण के दौरान अपराधी सही बोल रहा है या झूठ, इसके लिए सबसे महत्वपूर्ण पॉलीग्राफ टेस्ट झूठ का पता लगाने में सहायक है। इसके अलावा ब्रेन मैपिंग में व्यक्ति के मस्तिष्क संवेदनाओं को रिकॉर्ड करने भी सत्यता की जांच की जाती है। नार्को टेस्ट के माध्यम से झूठ और साथ ही साथ कोई अन्य जानकारी जो व्यक्ति छुपा रहा है जान सकता है। अतः तीनों विकल्प सही है। नेक्स्ट है, भोजन ऊर्जा को मापने की यूनिट क्या है? दोस्तों कैलोरी से भोजन की यूनिट मापा जा सकता है। भोजन ऊर्जा को मापने की इकाई कैलोरी है। विद्युत प्रतिरोध का मात्रक दोस्तों ओम होता है। विद्युत सामर्थ्य का मात्रक हॉर्स पावर होता है। इससे आपको 3 प्रश्न मिल गए। एक हॉर्स पावर 746 वाट के बराबर होता है दोस्तों। इस डिटेल से आपको 4 प्रश्न मिल चुके हैं।
अब 44वां क्वेश्चन देख लेते हैं, निम्नलिखित में से विश्व का प्रथम संचार उपग्रह कौन सा है? दोस्तों टेल स्टार 1 है विश्व का प्रथम संचार उपग्रह है। इसकी डिटेल्स देख लेते हैं दोस्तों। विश्व का प्रथम संचार उपग्रह टेल स्टार 1 है, जिसे 10 जुलाई 1962 को अमेरिका के नासा द्वारा प्रक्षेपित किया गया था। हालांकि यह उपग्रह अब क्रियाशील नहीं है, लेकिन आज भी अपनी कक्षा में विद्यमान है दोस्तों। ये देख सकते हो आज भी विद्यमान है। 1962 में प्रथम बार अमेरिका के नासा द्वारा इसे ले जाया गया था। अब 45 में क्वेश्चन देख लेते हैं, किसमें ध्वनि की गति सर्वाधिक होती है? दोस्तों राइट आंसर बर्फ में। ध्वनि की गति पानी में भी इतनी नहीं होती, वायु में भी नहीं होती दोस्तों, बर्फ में सर्वाधिक होती है। ध्वनि की चाल माध्यम की प्रकृति पर निर्भर करती है। ध्वनि की गति ठोस में सर्वाधिक, गैस में निम्नतम होती है। विभिन्न माध्यम में ध्वनि की चाल निम्न इकाई है। ये देख सकते हो दोस्तों। माध्यम एल्युमिनियम में 64-20 सर्वाधिक होती है, फिर कांच में 56-40 होती है। ये ध्वनि की चाल डिग्री सेल्सियस पर मीटर पर सेकंड में है। समुद्री जल में दोस्तों लोहा में 51-30, समुद्री जल में 15-33, पानी में 14-93 होती है दोस्तों। बर्फ में 4000, वायु में 332 और निर्वात में 0 न्यूनतम होती है। किस उपकरण का उपयोग मानचित्र पर दूरी नापने के लिए किया जाता है दोस्तों? ओपिसोमीटर। ओपिसोमीटर का उपयोग मानचित्र पर दूरी नापने के लिए किया जाता है। इसकी डिटेल्स देख लेते हैं। मानचित्र पर दूरी मापने के लिए ओपिसोमीटर का उपयोग किया जाता है। इस यंत्र में एक छोटी दांतेदार पहिया और एक आंशिक डायल लगा होता है। इस पहिए को उस रेखा पर चलाया जाता है जिसकी दूरी ज्ञात करनी हो। दांतेदार पहिया द्वारा चली गई दूरी को मापक द्वारा ज्ञात कर लिया जाता है। इसे कर्वीमीटर या मेलोग्राफ भी कहा जाता है। दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पलायन वेग किसे कहते हैं? बहुत बार पूछा गया दोस्तों। इसका राइट आंसर है बी, वह वेग जिससे उपग्रह पृथ्वी की गुरुत्व शक्ति से बाहर निकल जाता है उसे दोस्तों पलायन वेग कहते हैं। ये दोस्तों चंद्रयान। अब नेक्स्ट देख लेते हैं। वह वेग जिससे किसी पिंड को फेंकने पर वह पृथ्वी के गुरुत्व क्षेत्र के बाहर निकल जाता है, इसे पलायन वेग कहते हैं। पलायन वेग 11.2 किलोमीटर पर सेकंड से फेंका गया तो कोई पिंड पृथ्वी पर दोस्तों वापस नहीं आएगी, तो वह अंतरिक्ष में वैसे ही घूमती रहेगी दोस्तों। अब 48 में देख लें, निम्नलिखित में से वायुमंडल में कौन सी गैस नहीं पाई जाती है? इसका राइट आंसर दोस्तों हाइड्रोजन में पाई जाती है, ऑक्सीजन भी और नाइट्रोजन भी। क्लोरीन दोस्तों नहीं पाई जाती है। ठीक है। अब इसकी कुछ डिटेल्स देख लेते हैं और अन्य प्रश्न देख लेते हैं इसके माध्यम से। पृथ्वी के चारों ओर सैकड़ों किलोमीटर की मोटाई में लपेटने वाली गैसीय आवरण को वायुमंडल कहा जाता है दोस्तों। इसका संगठन निम्न प्रकार है। नाइट्रोजन सबसे ज़्यादा पाई जाती है 78.08%, ऑक्सीजन 20.90%, आर्गन 0.93%, कार्बन डाइऑक्साइड 0.03% पाई जाती है। उसमें नियॉन दोस्तों ये देख सकते हो 0.0018%, हीलियम 0.0005%, ओजोन दोस्तों 0.0006% और हाइड्रोजन 0.0005%। इसके अलावा दोस्तों मीथेन, क्रिप्टन तथा जीनान अत्यधिक अल्प मात्रा में पाई जाती है। प्रकाश की तरंग का सिद्धांत दोस्तों किसने प्रतिपादित किया था? इसका राइट आंसर है दोस्तों न्यूटन के समकालीन विद्वान हाई गेज ने सन 1678 में प्रकाश की तरंग के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। ठीक है। अब इसमें 50वां है, कौन सा भारी जल होता है दोस्तों? ड्यूटेरियम, D2O इसे बोला जाता है। ठीक है। इसकी डिटेल्स देख लेते हैं दोस्तों। हाइड्रोजन के समस्थानिक ड्यूटेरियम ऑक्साइड DTO को भारी जल के नाम से जाना जाता है। इसका प्रमुख उपयोग परमाणु नाभिक के संयंत्र में मंथन के रूप में किया जाता है। नेक्स्ट 51 में देख लेते हैं। जब किसी पदार्थ का तापक्रम बढ़ जाता है तब उसके अणुओं की मध्य गतिज ऊर्जा के माप पर क्या प्रभाव इसका पड़ता है? इसका राइट आंसर दोस्तों ए, बढ़ जाती है। ठीक है। इसकी जो गतिज ऊर्जा है वो बढ़ जाती है जब किसी पदार्थ का ताप बढ़ाते हैं जब किसी पदार्थ पर, तब उसके अणुओं की मध्य गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है। वो तो जाहिर सी बात है, तुम किसी भी पर भी ऊर्जा लगाओगे, किसी पर भी हीट दोगे तो उसके ऊर्जा बढ़ी जाएगी। जब किसी पदार्थ का तापक्रम बढ़ा जाता है तो उसके अणुओं के मध्य गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है। अब 52 में देख लेते हैं। तारापुर में भारत का प्रथम परमाणु रिएक्टर स्थापित किया गया था, उसका नाम क्या था दोस्तों? इसका राइट आंसर है दोस्तों ए, अप्सरा। तारापुर में प्रथम प्रथम परमाणु रिएक्टर की बात हो रही है दोस्तों, ये अप्सरा इसका नाम था। आर्यभट्ट क्या था मैंने आपसे पहले भी बताया है, ये आप कमेंट्स बॉक्स में बताओ। अब इसकी डिटेल देख लेते हैं। अप्सरा रिएक्टर एशिया का पहला परमाणु रिएक्टर था जो वर्ष 2010 में कार्य करना बंद कर दिया था। परमाणु रिएक्टर में ईंधन के रूप में यूरेनियम, थोरियम तथा प्लूटोनियम का उपयोग किया जाता था। अब दोस्तों प्रश्न नंबर 53 पर आ जाता है। निम्नलिखित में से वायु दाब को नापने वाला उपकरण कौन सा होता है? बैरोमीटर दोस्तों। बैरोमीटर वायु दाब को मापता है। ठीक है। कौन दबाता है दोस्तों? बैरी। बैरी मतलब दुश्मन हमें दबाते हैं। इससे ऐसी ट्रिक से भी इसे याद कर सकते हो। अब इस वायुमंडल को मापने वाला यंत्र बैरोमीटर है। क्रोनोमीटर एक वैज्ञानिक उपकरण है जो जलयानों में सही समय का पता लगाता है। क्रोनोमीटर एक और इससे पता लग गया। क्रोनोमीटर जलयानों में सही समय का पता लगाता है। एमीटर द्वारा विद्युत धारा मापी जाती है। एनोमीटर द्वारा पवन का वेग मापा जाता है। दोस्तों ये कुछ
लास्ट प्रश्न रह गया है, किसके आवर्त नियम को ये ठीक है दोस्तों, सारे प्रश्न अब हमने कंप्लीट कर दिए हैं। 1991 से अब तक यही प्रश्न आए हैं फिजिक्स के। ठीक है, सारे हमने कंप्लीट कर दिए हैं। इसे एक बार और रिवाइज कर लो। अगर जो आपसे प्रश्न नहीं आए उसे एक बार बुक्स में लिख लो, या 2x स्पीड पर इसे एक बार और वीडियो को देख सकते हो। आपका फिजिक्स रिवाइज और कंप्लीट भी इससे हो जाएगा। ठीक है, बाकी दोस्तों एक वीडियो और आ जाएगी जो फिजिक्स की थ्योरी पे बेस्ड होगी। ठीक है, उसमें सारा कंटेंट कंप्लीट करा देंगे। अगर आप कहोगे तो लूसेंट से ही करा देंगे, या मेरे खुद के नोट से उससे भी करा देंगे। आप कमेंट्स बॉक्स में बताओ ये वीडियो आपको कैसी लगी और क्या इसमें सुझाव करना चाहिए। टेक केयर, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू वेरी मच। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। टेक केयर, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं अगले वीडियो।